राजेश कश्यप जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा प्रस्ताव करती है कि CNT एक्ट 1908 संविधान की 9वीं शेड्यूल में सूचीबद्ध है। यह एक सार्वभौमिक स्वतंत्र सेंट्रल लॉ एक्ट है, जिसे ना तो सीट असाइड किया जा सकता है और ना ही किसी जनरल लॉ पर एक्ट LA 1894 की LA एक्ट, MMRD एक्ट 1957, एमिस रूल, CBA एरिया एक्ट आदि के द्वारा भू अर्जन किया जा सकता है। CNT 1908 अधिनियमित होने के पश्चात उद्धत सेंट्रल लॉ एक्ट के द्वारा कष्टकारी क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों में भू अर्जन की निरंतर प्रक्रिया वर्ष 2012-13 तक जारी रही, जिसके कारण आदिवासी मूलवासी समुदाय की बहुत बड़ी आबादी अपनी भूमि से बेदखल हो गई और बहुत बड़ी चतुराई से CNT एक्ट में संशोधित भूमि की प्रकृति एवं उपयोगिता को बदलने की का जो खेल प्रारंभ हुई, इससे CNT एक्ट की प्रभुता खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। साउथ छोटा नागपुर बुल्हान डिवीजन नॉर्थ छोटा नागपुर में स्थित विकराल रूप ले चुकी है। जनरल लॉ एक्ट का रिवेल होने से गैर आदिवासी गवर्नमेंट कंपनी एवं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विधि विरुद्ध CNT लैंड पर काबिज हो रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। अतः CNT एक्ट की अस्तित्व बचाने एवं CNT लैंड पर जनरल कानूनों की रिवेल की उच्च स्तरीय जांच हेतु शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन कर कार्रवाई करने की मांग आसन से करता हूँ। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि CNT एक्ट और SPT एक्ट 9 शेड्यूल संविधान में अंकित है और इसको बदला नहीं जा सकता, उसको कहीं दूसरे चीजों से चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका एक चिंता है कि जो जनरल लॉ कॉल बेयरिंग एक्ट आया, भूमि अधिग्रहण 1894 की कानून है, फिर 1857 MC रूल है और फिर मिनरल रूल, ये सब कारण से जो अधिग्रहण हुआ है जमीन का, उस पर CNT एक्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है, CNT एक्ट का प्रभाव पड़ा है, यही माननीय का चिंता है, इसलिए आयोग की मांग कर रहे हैं ये कहा। लेकिन इसमें स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि अनुसूचित जिलों पर जमीन यदि लेना हो, औद्योगिक इकाई के लिए लेना हो या कोई सरकारी प्रयोजन या सामूहिक प्रयोजन के लिए, उसमें 49 CNT एक्ट में प्रोविजन है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के माध्यम से उन प्रयोजनों के लिए जमीन यदि अधियाचना होती है तो निश्चित शर्तों के साथ उसको दे सकती है। और इसी कारण से चाहे कॉल बेयरिंग एक्ट हो, चाहे 1957 MC रूल हो या फिर 1894 की भूमि अधिग्रहण अधिनियम LA एक्ट हो, तो इसीलिए इस पर न्यायिक जांच आयोग का मामला प्रक्रियाधीन नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन पिछले समय कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जितने भी लोग भूमि से विस्थापित हुए उनका पुनर्वास नहीं हुआ, इसको लेकर के एक आयोग गठन करने की मामला प्रक्रियाधीन है। कुछ पहले भी इस पर चर्चाएं हुई थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद करेंगे कि इन सारी जमीनों का भी संरक्षण होगा और जो विस्थापित हुए हैं उनका भी पुनर्वास होगा, इसका जो आयोग गठन करने की प्रक्रिया में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट WPIL नंबर 758/2011 ये 25/1/2012 को माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, उसके आलोक में सभी संबंधित जिला के जिला उपायुक्तों को, कमिश्नर को, सभी लोगों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ये अनुसूचित जिलों पर जितने भी CNT SPT एक्ट की जमीन है उसको कड़ाई से सुरक्षित किया जाए और दूसरे तरीके से उसका कब्जा नहीं किया जाए, इसलिए इस पर विचार नहीं किया सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, हमें तो जवाब भी कुछ मिला है जो सरकार ने दिया है। जो खंड 1 में जो जवाब दिया है महोदय, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 9वीं
अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति की भूमि की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था है। संताल परगना अधिकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं छोटानागपुर का अधिकारी अधिनियम की धारा 46, 48 एवं 240 के तहत अनुसूचित जनजाति, रैयत, भूमिहारी एवं फुटकट्टीदार भूमि के हस्तांतरण पर रोक है महोदय। ये जवाब सरकार ने दिया है। मैं इसीलिए आयोग का डिमांड कर रहा हूँ महोदय कि ये इतने सारे कानून हैं और तकरीबन हर सत्र में तकरीबन माननीय विधायकों के द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को लाया जाता है। और मैंने आयोग का डिमांड इसलिए किया है महोदय, इतने कठोर कानून रहने के बावजूद पिछले करीब 8-9 दशकों से इनकी जो संप्रभुता को जो चुनौती दी गई है कि आने वाले दिनों के लिए यहाँ की जो CNT एक्ट में जिन समुदायों को रखा गया है महोदय, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं अगर इसी रूप से चलता रहा तो आने वाले दिनों में CNT जमीन तो खत्म होंगी होंगे महोदय। यहाँ का जो आदिवासियत है, यहाँ का जो झारखंडियत है, वो भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा महोदय। मैं एक बात मैं बता दे रहा हूँ महोदय, जब तक यहाँ पे शहरीकरण नहीं हुआ था महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ तालाबों को खोजने का काम किया। ये जलाशय आखिर गए कहाँ? ये राजधानी की बात मैं बता रहा हूँ महोदय। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का टिप्पणी था और 24 वर्ष राज्य हो गए, विपक्ष के साथियों ने कभी इसमें संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमारी सरकार से, क्योंकि यह कल्याणकारी सरकार है, हर वर्ग का हितैषी सरकार है, एक उम्मीद उठेगा कि कायम हुआ सुरक्षित रहे। इसीलिए मैंने उस आयोग का मांग सरकार से किया है। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, वाजिब चिंता है माननीय सदस्य का। हम लोग इसमें चूंकि CNT और ST के एरिया में उन क्षेत्रों पर डिप्टी काउंसिलर जो है ना उस लैंड के या उस एरिया के कस्टोडियन होते हैं। इस मामले को एक बार हम लोग DC लेवल पर भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भूमि का जितना भी स्थानांतरण हुआ, पुनर्वास नहीं हुआ, उसको लेकर के आयोग का उन्होंने प्रक्रिया दी है। तो इन चीजों को भी देखा जाएगा और वैसे भी ग्रामीण शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा का प्रावधान है, कोर्ट का भी इसमें एक डायरेक्शन आया है। इसलिए माननीय सदस्य अभिभावक को वापस ले और महोदय मैं अपना प्रस्ताव वापस लूंगा ही महोदय। लेकिन महोदय जब तक सरकार के अधिकारी को माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन, सरकार का मार्गदर्शन नहीं रहेगा महोदय, जब रैयत और माननीय न्यायालय के बीच में जब वार्ता होती है, वहाँ कानून गाँव पेच होता है महोदय। हम सरकार या उत्तर सरकार हमको दे रही है कि भूमिहारी जमीन, फुटकट्टी जमीन, सरना जमीन, मसना जमीन में किसी प्रकार का वहाँ पे उस जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे जो अधिकारी है महोदय अपना पक्ष तक हाईकोर्ट में नहीं रख पा रहे। नतीजा ये है कि आप देखो में अगर जाएंगे बिहार के जिलों में तो जो सरना जमीन है महोदय, जो भूमिहारी जमीन है महोदय, माननीय न्यायालय का वहाँ से रास्ता निकालने का, वहाँ से उस रैयत को जो आगे में जमीन लिया उसको रास्ता देने की बात नहीं जाती है महोदय। तो कैसे यहाँ का जो आदिवासी का जो जमीन है, तो यहाँ का जो धरोहर है वो सुरक्षित रह पाएगा। इसके लिए कठोर कानून है हमारे पास में। मैं नहीं कहा इसे इंकार नहीं किया जा सकता है, कठोर कानून है, लेकिन लगातार उसमें हस्तांतरित, उसका जमीन का हस्तांतरित हो सकता है, चाहे वो प्रभाव में आकर कोई कर रहा है, चाहे वो कानूनन गाँव के जो यहाँ के जो गरीब पूर्व आदिवासी मूलवासी ठगे जा रहे हैं। केवल राजधानी में वो 1.5 लाख मैं निश्चित तौर से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और 1.5 लाख से ज्यादा केस लंबित है महोदय दखल दिहानी के महोदय, दखल दिहानी के 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित है महोदय। तो जब तक संज्ञान सरकार नहीं लेगी महोदय, तो हमारे बिरसा का जो
सोच सिद्धू कानून का जो सोच बुद्धू भगत का जो सोच रहा है महोदय, वो झारखंड छोटा नागपुर को हम खोदेंगे महोदय। इसीलिए मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि सरकार से कि इस दिशा में पहल करे और एक कमेटी बना करके चिन्हित करे महोदय और इसको संरक्षित करने का प्रयास करें महोदय। इसी सरकार को उम्मीद किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, हमने तो स्पष्ट कहा है कि डिप्टी कमिश्नर के कस्टोडियन होते हैं, इसमें अनुसूचित लोगों में इस तरह की स्थितियां आई है, एक बार हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके आलोक में सरकार निर्णय लेगी। क्योंकि हम लोग कह चुके हैं कि जो विस्थापन और भू-अर्जन हुआ है उसको लेकर के आयोग गठन करने का मामला सरकार में कर। चलिए अब विस्थापन वापस ले लीजिए। मैं निश्चित तौर से महोदय अपना विस्ताव को इससे पहले भी बहुत सारी आप नहीं थे महोदय, आप नहीं थे, बहुत सारी बातें वापस ले लीजिए। आप माननीय सदन नेता का पद होगा। जी माननीय सदन नेता कोई सुनने के लिए तो जो हमारे इंटरनेट जो आए वो सुनने के लिए आए महोदय, वो हल्ला करेंगे, ज्यादा देर तक बात होगा महोदय, ये लोग वापस चले जाएंगे महोदय। इसलिए हमारी बात थोड़ी सी और सुन लीजिए महोदय। हो गया। चलिए वापस ले लीजिए राजनीति जी। आता हूँ हर बार आता हूँ गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कुछ रास्ता निकाल दीजिए। पूरा जो है कि एचएससी का जो विस्थापन से लेकर के तमाम हमने तो अध्यक्ष महोदय स्पष्ट रूप से कह दिया कि डीसी लेवल पे हम लोग एक रिपोर्ट ले लेते हैं अनुसूचित लोगों का। यदि ऐसा दखल ध्यान में ले लीजिए ना, दखल ध्यान में ले लीजिए, दखल ध्यान में ले लीजिए, संज्ञान में वापस ले चलिए इसी आत्मविश्वास के साथ माननीय सदन नेता